इंसानियत और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले इनकलाबियों के लिए मजहब, कौम, ज़ात, रंग और नस्ल, मुल्क और खित्ता कोई माने नहीं रखता। माने रखती है तो बस इंसाफ की लड़ाई। इसीलिए दुनिया में जहाँ जहाँ ये लड़ाई लड़ी गई, वहाँ दुनिया के और खित्तों से इनकलाबी आए और उन्होंने जान की बाजियाँ लगाईं। स्पेन में फिस्तायत के ख़िलाफ़ लड़ने वाले जाबाज़ों में बहुत से ऐसे लोग शामिल थे जो गैर मुल्कों से आए हुए थे। यही था हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का करिश्मा। इस मुल्क में, इस खित्ते में दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से खिंच खिंच कर इनकलाबी आए और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज़ादी तक़सीम नहीं की जा सकती। आज़ादी का तसव्वुर आलमी आज़ादी का तसव्वुर है, और शायद इसीलिए जब आज़ादी आई तो सारी दुनिया में बड़ी तेजी से आई और साम्राज्य का बिस्तर गोल हो गया। और इसीलिए आज़ादी के लिए लड़ने वालों को कभी भी सरहदों से नहीं बांधा जा सका। इस बात की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जिस बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा था, उसी बरतानिया से आकर कई इनकलाबी औरतें और मर्द अपनी सरकार के खिलाफ हिंदुस्तानियों के साथ आ खड़े हुए और बड़े जोश और जज्बे के साथ तहरीक आज़ादी में शामिल हुए। इनमें से कई तो ऐसे थे जो यहीं के होकर रह गए और मुल्क की आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान में ही रहते और इसी के लिए जिए और मरे। आज हम एक ऐसी खातून का जिक्र करने वाले हैं जो बरतानिया से हिंदुस्तान आई, यहाँ की जंग आज़ादी में शिरकत की और फिर यहीं की होकर रह गई। वो गुमनाम जांबाज हैं नेली सेनगुप्ता। 12 जनवरी 1886 को कैम्ब्रिज में एडिथ एलन ग्रे उर्फ नेली का जन्म हुआ। उनके वालिद कैम्ब्रिज के ही एक क्लब में काम करते थे। पढ़ाई में उनका कोई जवाब नहीं था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान क्लब में वालिद की मदद तो करती ही थी, इसके अलावा अपना खर्चा खुद उठाने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज में ही छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिए। इस अमल ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना तो सिखाया ही, अपने ऊपर भरोसा करना और अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत भी दी। कैम्ब्रिज में स्कूल के दिनों से ही हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के हालात से वो वाकिफ थी। क्लब में आने वाले दानिश्वरों की बातें सुनकर उन्हें ये एहसास होने लगा था कि बरतानिया की हुकूमत हिंदुस्तान के अवाम पर किस तरह के जुल्म ढा रही है और उसका नजरिया क्या है। नेली के वालिद उनके इस तरह के रवैये से बहुत परेशान रहते थे। जब नेली ने स्कूली पढ़ाई पूरी की, उन्हीं दिनों जितेंद्र मोहन सेनगुप्ता डाउनिंग कॉलेज में पढ़ने आए और उनके घर किराए पर रहने लगे। जितेंद्र और उनके बीच अच्छी दोस्ती हुई और दोनों एक दूसरे से बहुत मुतासिर हुए। जिस तरह नेली हिंदुस्तान के बारे में सोचती थी और हिंदुस्तानियों की आज़ादी की हामी थी, उसकी वजह से वो दोनों और करीब आए। नेली ने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली और अपने शौहर के साथ हिंदुस्तान आ गई। हिंदुस्तान वापस आकर वो दोनों कलकत्ता में बस गए और जितेंद्र मोहन सेनगुप्ता ने वकालत शुरू कर दी। नेली जब हिंदुस्तान पहुंची तो वो एक गैर मुल्की थी। जतेंद्र जब पहली बार उन्हें अपने घर लेकर आए तो ख़ानदान वालों ने कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल रंग और नस्ल, अपने और पराये से, छुआछूत से बाहर नहीं निकल पाया था और इसीलिए बहुत से भद्र लोग परेशान थे कि एक मशहूर सेनगुप्ता ख़ानदान ने इज़्ज़तदार होने के बावजूद एक मलिच्छ लड़की को किस तरह अपना लिया। लेकिन जल्द ही नेली ने वो सारे तौर तरीके, वो सब रंग ढंग अपना लिए जिससे उन्हें एक हिंदुस्तानी होने से या एक बंगाली होने से अलग करके देखा जा ही नहीं सकता था। नेली ने जितनी मोहब्बत हिंदुस्तान को दी,
उतनी ही मोहब्बत उन्होंने सेनगुप्ता खानदान को दी। हिंदुस्तान आने से पहले नेली एक छोटे से खानदान की फर्द थी, माँ बाप के साथ रहती थी। हिंदुस्तान आई तो एक भरा पूरा कुनबा, बहुत सारे लोग। किस तरह उन्होंने गुजारा किया होगा ये तो शायद वही जानती थी। घर की जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। यही तो वो मकसद था जिसके लिए वो हिंदुस्तान आई थी। उनके आने के कुछ दिन बाद ही जतींद्र सेन गुप्ता के वालिद ने उनके ख़ानदान को एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह नेली ने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और इसके लिए उनका पूरा ख़ानदान नेली का कितना शुक्रगुजार है। हाँ तो नेली बिटिया, कैसा लग रहा है अब तो नेली मछली पकाना भी सीख गई है। ओहो, हम नेली बिटिया से पूछ रहे हैं, आप हैं कि बाबा हम सबसे ज्यादा प्यार माँ नेली से करती है। मुझको पहले भी अच्छा लगता था, अब ज्यादा अच्छा लगता है बाबा। नेली, हिंदी और बांग्ला की पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या घर के काम सीखने के बाद तुम्हें पढ़ाई की फुर्सत मिलती है? आजकल छोटी बहू रानी मास्टरदा से छुट्टी ले ली है ताकि पहले घर का काम सीख लें। हाँ दादा, अब पढ़ाई कुछ दिन बाद। घर का काम बाद में भी हो सकता है नेली बिटिया, उसकी जरूरत नहीं है। पहले आपको बंगला आनी चाहिए, समझे? वक्त गुजरने के साथ साथ नेली हकीकत से आशना होती चली गई। जो कुछ वो देख रही थी, जो खबरें सारे मुल्क से उनके पास आ रही थी, वो उनके ख्यालात को ढाल रही थी। हिंदुस्तान में जिस बेरहमी के साथ आज़ादी की तहरीक को कुचलने की कोशिश बरतानवी हुकूमत कर रही थी, वो सब कुछ उनके सामने था। हिंदुस्तानियों की आवाज़ को दबाने की हर कोशिश उनके लिए तकलीफ देह थी। स्कूल में बरतानवी डेमोक्रेसी के बारे में नेली ने जो कुछ पढ़ा था, उससे कितनी अलग थी ये हकीकत जो उनके सामने थी। कैम्ब्रिज के प्रोफेसर और दानिश्वरों में जिस तरह की बातचीत हुआ करती थी, जिस तरह की चीज़ें उन्हें हिंदुस्तान के बारे में बताई जाती थी, वह हिंदुस्तान की हकीकत से बिल्कुल अलग थलग थी। नेली ने जल्दी ही थोड़ी बहुत बांग्ला सीख ली, लोगों से बातचीत करना शुरू कर दी और इस तरह वह हकीकत से आशना होती चली गई। इंग्लैंड में कॉलेज में जो कुछ पढ़ाया जाता था वो उस हकीकत से कितना दूर था जो उनकी आंखों के सामने आश्कारा होती चली जा रही थी। कलकत्ता में बढ़ती हुई सियासी तहरीक, सियासी सरगर्मियां, रोज रोज के जुलूस और जलसे, गांधी जी का स्वदेशी मूवमेंट, इन सब से नेली अच्छी तरह से वाकिफ थी और उनके सामने था बरतानवी हुकूमत का बढ़ता हुआ जुल्म। 1921 आते आते जतींद्र कलकत्ता के एक मशहूर वकील की हैसियत से सामने आ चुके थे। उनके ताल्लुकात कांग्रेसी नेताओं से बढ़ रहे थे। वो आज़ादी की जद्दोजहद का एक हिस्सा बनते जा रहे थे और उनका शाना बशाना खड़ी थी नेली। जतींद्र बहुत जल्दी महात्मा गांधी के करीब आ गए। कलकत्ता में होने वाली हर तहरीक में, जुलूस में, जलसों में पेश पेश नजर आने लगे। 1921 में होने वाली नाफरमानी तहरीक में नेली ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो अवाम के साथ थी और पूरा कलकत्ता हैरत से देख रहा था कि एक अंग्रेज औरत किस तरह खादी के कपड़े बेच बेच कर सारा पैसा तहरीक को दे रही है।
नेली, ये क्या हाल कर लिया है तुम दोनों ने? हैं? सुबह से शाम तक तो चरखा काटती है, फिर कपड़े बेचने बाहर जाती है। पर बेटा ये सब करने की क्या जरूरत है? माँ, ताकि हमको आज़ादी मिल सके, बस इसीलिए। और बाबा, आप तो खुद गांधी जी के तहरीकों के हमदर्द रहे हैं, और आपको तो पता है सिविल नाफरमानी की तहरीक इस वक्त कितनी ज़रूरी है। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन हम माँ बाप हैं, बहुत तकलीफ होती है अपने बच्चों को इस तकलीफ में देखकर। माँ, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मेरी चिंता करते हैं, लेकिन मुल्क की आज़ादी भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर बरतानवी सरकार का माल बिकना बंद हो जाए तो उनके लिए इस देश में टिकना मुश्किल हो जाएगा। उनकी बनाई हुई हर एक चीज़ अगर खरीदी ही ना जाए तो उन लोगों के लिए इस देश में अपना खर्च चलाना आसान नहीं होगा। नेली बेटे, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। हाँ बाबा, पर लोग हम पे भरोसा करते हैं, आपको मानते हैं। अगर हम लोग उनसे बात करेंगे और बरतानवी चीज़ें इस्तेमाल करना बंद करेंगे तो वो लोग भी यही करेंगे। वैसे भी आज़ादी आसानी से कहाँ मिलती है बाबा। ठीक है नेली, तुम दोनों जिस तरह से अपनी जिंदगी जीना चाहते हो जी सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। नेली सेनगुप्ता ने सिविल नाफरमानी की तहरीक में खुल के हिस्सा लिया और घर घर जाकर लोगों को समझाया और तहरीक में शामिल किया। सन 1921 में जितेंद्र की गिरफ्तारी के बाद नेली ने इंतजामिया के खिलाफ जुलूस निकालकर एहतजाज शुरू कर दिया। जल्द ही कलकत्ता और चिटगांग में अवाम नेली को न सिर्फ जानने लगे थे बल्कि उनकी क़यादत में सड़कों पर भी उतर रहे थे। नेली ने जो तहरीक शुरू की थी उससे सरोजनी नायडू और महात्मा गांधी भी मुतासिर हुए बगैर न रह सके। जितेंद्र के रिहा होने के बाद नेली उनके साथ महात्मा गांधी के कहने पर दिल्ली और अमृतसर गईं, जहां उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए मीटिंगें की और आम लोगों से इस तहरीक में शामिल होने की अपील की। इसी दौरान दिल्ली में एक आम जलसे से खिताब करते हुए नीली सेनगुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 4 महीने के लिए जेल भेज दिया। जेल से रिहा होकर नेली कलकत्ता लौटी और फिर उसी जुनून से एहतजाजी तहरीक में शामिल हो गई। जुलूस, जलसे, गिरफ्तारी, रिहाई, ये सब तो चलता ही रहा। 1933 में नेली इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर मुंतखब की गई। ह्यूम ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इस मकसद से बनाई थी कि अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के बीच ताल्लुकात हमवार हो जाएं। 48 साल बाद उन्हीं के हम वतन नेली जब सदर मुंतखब की गई तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अब बगावत का परचम पूरी आबोताब के साथ लहरा रहा था। सच है कि कभी वक्त बिल्कुल रुका हुआ महसूस होता है और कभी कुछ इस रफ्तार से चलता है कि सब कुछ उलट पलट देता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर रहते हुए नेली ने औरतों को आज़ादी की तहरीक से जोड़ने के लिए अनथक कोशिशें की। 1936 में जतेंद्र का इंतकाल हो गया। बहुत दुख पहुंचा होगा। इस गम के बावजूद
उन्होंने आज़ादी की तहरीक के लिए कोशिशें जारी रखी। या शायद यूं कहें कि अब उनकी ज़िंदगी का अकेला मकसद था हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक। 1936 में नेली को कांग्रेस के टिकट पर एल्डमैन चुना गया। 1940 और 46 में यानी 2 बार वो लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर बनाई गई। जिंदगी भर नेली ने न चरखा काटना छोड़ा और न खादी पहनना। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। नेली ने फैसला लिया वो यहीं इसी ज़मीन पर रहेंगी, अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए अनथक कोशिशें करेंगी। अब वो चटगांव जा बसी थी, उस गांव में जो जतिंद्र का पुश्तैनी गांव था। She came to India as the wife of J.M. Sengupta. वो बैरिस्टर J.M. सेनगुप्ता की बीवी की तरह हिंदुस्तान आई, जो चटगांव में कांग्रेस के साथ थे, और वो भी पूरी तरह आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बन गई और पूरी तरह एक हिंदुस्तानी भी हो गई। लिबास में, जहनियत में और अंग्रेज़ों के खिलाफ जिद्दोजहद में हिंदुस्तानियत अब उनकी शनाख्त का उतना ही बुनियादी उनसुर थी जितना उनके शौहर या किसी और हिंदुस्तानी का। हाँ, आगे आगे रहना उन्हें पसंद नहीं था और इसीलिए आज़ादी के बाद भी उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में चटगांव में ही रहने का फैसला किया। उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, फिर भी आवाम के भले के लिए जो कुछ उनसे बन पड़ा उन्होंने किया। नमस्कार नीली दीदी। नमस्कार दादा, आइए ना, बैठिए। बड़े दिनों बाद यहाँ आए। आजकल तो कपड़ा खरीदने भी नहीं आते। पूर्वा, दादा के लिए पानी ले आइए और चाय भी। दादा, आपसी दंगे अभी तक ठीक हुए या नहीं? हमने कभी नहीं सोचा था कि ये आग पंजाब तक फैल जाएगी। मुझे ये तो पता था बरतानवी हुकूमत जाते जाते कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, मगर ये नहीं पता था कि उनके बहकावे में आके हम लोग एक दूसरे की जान ले लेंगे। ये कभी नहीं सोचा था। नीली बहन, अभी तो बापू के आने के बाद ही कुछ असर होगा। सुना है बापू यहाँ आके अनशन पर बैठेंगे। हाँ दादा, ये ज़रूरी भी है। महात्मा जी का यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। लोगों को उन पे यकीन भी है। इस बार आपको असेंबली का चुनाव लड़ना चाहिए था, जाने क्यों मना कर दिया? ना दादा ना, अब मैं चिटगांव जाके जतिंद्र का ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। वहाँ के लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। यहाँ के लोगों और पार्टी के कामों का क्या होगा नीली दीदी? यहाँ बहुत से लोग हैं, आप हो दादा। सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहेगा, बल्कि पहले से भी अच्छा। आज़ादी के कुछ वक्त बाद से ही नेली चिटगांव में आकर रहने लगी, जो बंटवारे के बाद मशरक़ी पाकिस्तान में पड़ता था। मशरक़ी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है। कहते हैं कि पंडित नेहरू ने नेली सेन गुप्ता से खास तौर पर यह दरख्वास्त की थी कि वो उस इलाके में जाएं और अमन कायम करने में मदद करें। नेली बिना किसी मुखालफत के मशरक़ी पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुनी गई। मशरक़ी पाकिस्तान में नेली ने एक MLA और एक समाजी कारकुन की हैसियत से बहुत काम किया और एक समाजी तंजीम की तश्कील भी की। अब उम्र के साथ उनकी सेहत ज्यादातर खराब रहती थी। सन 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ, तब भी नेली चिटगांव में ही रह रही थी। उस वक्त बांग्लादेश के वजीर आजम शेख मुजीबुर रहमान ने नेली सेन गुप्ता की तबीयत का खास ख्याल रखा। उनका इलाज बांग्लादेश के बेहतरीन अस्पतालों में किया गया। सन 1972 में टांग की हड्डी टूट जाने की वजह से उनकी तबीयत और बिगड़ गई और हिंदुस्तान की वजीर आजम इंदिरा गांधी के इसरार पर
उन्हें भारत सरकार के खर्च पर कलकत्ता लाया गया, जहां हजारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। 1973 में इस कमाल की बहादुर जांबाज का इंतकाल हो गया। दुनिया में कहीं भी लोग तकलीफ में हों, उनके दर्द को अपना दर्द समझने वाले बहुत से लोग हैं, मगर गैर मुल्कियों के साथ अपने मुल्क की हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ खड़े होने वाले बहुत कम होते हैं। और इन गिनती के लोगों में ऐसे तो और भी कम हैं जो अपना मुल्क, अपना घर, अपने माँ बाप को छोड़कर हजारों मील दूर अपनी हुकूमत के जुल्मों के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े। किसी गैर मुल्क के इंसानों के इंसाफ की लड़ाई से इतनी मोहब्बत करना हर एक के बस की बात नहीं। नेली सेनगुप्ता ऐसी ही लाखों में एक शख्सियत थी। अगर आज वो गुमनाम हैं तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, और ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। The people who really वो जो दरअसल a movement तहरीकों और तंजीमों को तश्कील देते हैं, mentioned उनका जिक्र कभी नहीं होता। the names of only a बस few कुछ leaders. लीडरों का ही जिक्र होता है, But मगर leaders असली लड़ाई तो पीछे lead चलने those वाले ही who लड़ते हैं। genuinely और इसलिए मुझे do the best. इसका अफसोस नहीं the struggle. कि वो गैर मुल्की खातून भी असली लड़ाई लड़ने वालों की सफ़ों में शामिल हो गई। The foreign lady also joins that big wide group.